तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नीट पीवाईक्यू करे हैं 2013 से लेकर 2024 तक के। यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन के साथ में अगर वो एनसीईआरटी से आया हुआ है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2013 के क्वेश्चन की। ए बटन सेल यूज्ड इन वॉचेज फंक्शन एज फॉलो। तो यहाँ पर ये बटन सेल की रिएक्शन दे दी गई है। हाफ सेल पोटेंशियल दे दिया यहाँ पर जिंक का दे दिया, फिर एजी का दे दिया, यहाँ पर जिंक का दिया है -0.76 और यहाँ पर दिया है ई नोट 0.34। तो सेल पोटेंशियल पूछा, इसका टोटल सेल पोटेंशियल कितना होगा 1.10, 0.42, 0.84 या फिर 1.34। अब देखिए ये जो सेल पोटेंशियल निकालती है ये यहाँ पर एनसीईआरटी में पेज नंबर 69 पे दिया है कि कैसे निकालते हैं हाफ सेल रिएक्शन वगैरह। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कि ई नोड सेल जो निकालते हैं वो राइट माइनस लेफ्ट, ये एनसीईआरटी बार बार बोलती है राइट माइनस लेफ्ट, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि कैथोड माइनस एनोड जो करके हम निकालते हैं। तो उस टाइप से यहाँ पर जो है वो सेल पोटेंशियल निकलता है। तो यहाँ पर हम अगर इसका सोल्यूशन देखें तो यहाँ पर ये ऐसे दिया हुआ है, सेम एज इट इज है। देखो यहाँ पर सेल पोटेंशियल निकालेंगे तो कैथोड माइनस एनोड कर देंगे। कैथोड में कितना है 0.6 है, माइनस में -3.4 करेंगे तो यहाँ पर 1.1 वोल्टेज निकल के आएगा। ये एनसीईआरटी में 1 पॉइंट निकल कर आता बट ये रिएक्शन अलग थी। तो यहाँ पर 1.1 निकल कर आ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वो निकल कर आ जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2013 का ही है। दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो है 9.54 पर ओम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो मोलर कंडक्टेंस है वो है 238। तो यहाँ पर पूछा है द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड एट द सेम कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है कब, यहाँ पर सेम कंसंट्रेशन और टेम्परेचर जो है वो सेम ही है, यानी 0.1 मोलर और 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमारा जो है वो कितना दिया हुआ है 2.38 और सिंपल एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कितना दिया हुआ है 9.3 और पूछा क्या है आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो वाला जो है वो फॉर्मूला दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर एज इट इज। देखो देन इट कैन बी अप्रोक्सीमेटली बाय द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट मोलर कंडक्टिवेंस एट द कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इन्फाइनाइट, यानी जो यहाँ पे इन्फाइनाइट है उसको डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सेम वाला फॉर्मूला जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला एनसीईआरटी वाला अप्लाई होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये लिख दीजिए। तो आयोनाइजेशन मोलर कंडक्टिविटी का है, मैंने आपको बताया था, जो इनफाइनाइट पे उसको नीचे रखेंगे और यहाँ पर ये जो वाला है जो दिया हुआ है एक एक्वा सॉल्यूशन पे उसको तो उससे डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज पूछा, ये तो हमारा नॉर्मल आ गया। अब परसेंटेज पूछा है तो 100 से डिवाइड कर लेंगे तो आएगा 4.008%। तो ये वाला हमारा आ जाएगा 4.008%, दैट इज द ऑप्शन सी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ था उसी से क्वेश्चन को बना के पूछा गया है। अब हम आ जाते हैं 2014 के क्वेश्चन में। द पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, यानी इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो दोनों एक साथ जो है वो रह सकते हैं। तो HgSN Fe, बाकी तो देखो Cl है, तो FeSN FeKi या फिर FeSN। तो यहाँ पर सिंपल देखो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो ये वाला जो दिया हुआ है ये हमारा ये जो टेबल दी हुई है यहाँ से पता लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है तो यहाँ पर क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर जो है वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अगर रिड्यूस कर दिया यानी रिप्लेस कर दिया तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर देखिए अब सॉल्यूशन बात करते हैं। तो जो Sn+2 है वो कैन नॉट रिड्यूस Fe+2 बिकॉज बोथ वॉन्ट फर्दर ऑक्सीडेशन फ्रॉम Sn+ एंड Sn+3। तो यहाँ पर क्या है जो Sn+2 और Fe+3 है वो दोनों के दोनों क्या करना चाहेंगे और ज़्यादा ऑक्सीडेशन करना चाहेंगे, और Sn जो है वो Sn+4 बनाना चाहेगा और Fe+2 जो है वो Fe+3 बनाना चाहेगा। तो नन ऑफ देम वांट टू रिड्यूस, देयरफॉर जो FeCl और SnCl जो है वो दोनों एक साथ में नहीं आ सकते क्योंकि ये और ज़्यादा ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। तो इसलिए जो है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है FeCl2 और SnCl2 का मतलब क्या है कि हमारे पास में ऑप्शन बी जो है वो निकल कर आ जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले बता दूंगी, इससे पहले वाले जो चैप्टर अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, सेम इसी टाइप से क्वेश्चन करवाए हुए हैं। अगर आपको बायोलॉजी के नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह जो है नीट के लिए देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, उसको जाकर आप जो है वो डाउनलोड कर सकती हो। अगर आपको बुक परचेज करनी है पीवाईक्यू की तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज़ वहाँ से कर लेना ताकि थोड़ा सा जो है वो एफिलिएट के थ्रू थोड़ा सा जो है हमें भी हेल्प हो जाए। चलिए भैया नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2014 के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर बोला गया है व्हेन 0.1 मोल MnO4-2 इज ऑक्सीडाइज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, यहाँ पे मोल दे दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी इसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करने में, किसको MnO4-2 को MnO4- के अंदर
कितना यहाँ पर 96500 कूलम 2 इंटू 96500 कूलम या फिर 9650 या फिर 96.50 कूलम। तो सिंपल देखो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो सेम इसी टाइप का इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 3.14। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, कंसिडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दे दिया है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 1 मोल दिया गया, यहाँ पर भी देखो 0.1 मोल दे दिया गया भाई, इतना ही है। और यहाँ पर सेम इसी टाइप से दे दिया गया, बस ये रिएक्शन चेंज की गई है। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन कर पाते हो ना, तो फिर ये वाला जो नीट वाला क्वेश्चन है ये भी आप कर लोगे। तो इसीलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल है, क्या करना है, यहाँ पर देखो 0.1 मोल तो है ही है। अब यहाँ पर जो है वो चेंज इन एन कितना है, तो ये हमारे सामने आ चुका है कि वो 0.1 है। तो क्या इज इक्वल टू NF ई नोट आ जाएगा, ई नोट यहाँ पे 0, तो यहाँ पे NF जो है वो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा और आ जाएगा हमारे सामने कितना 9650। तो 9650 जो कूलम है वो हमारा आंसर आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने वापिस से 2014 का क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है द वेट ऑफ सिल्वर, एटॉमिक वेट इतना दे दिया 108, डिस्प्लेस बाय द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP विल बी। सिंपल देखो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा वो करने वाली बात नहीं है। आपको सबसे पहले जो है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला आना चाहिए, मोल निकालना। अब इन्होंने बोला कि जितने मोल ऑक्सीजन है उतना यहाँ पर वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। जो भी क्वेश्चन करवाया था उसी टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑक्सीजन का मोल निकालते हैं। तो मोल में क्या है, यहाँ पर जो है वो वॉल्यूम दी हुई है, तो 5600। वैसे हम लिखते हैं 22.4 लीटर, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा 22.400 ml आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो ये कितना मोल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/4। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये 1/4 मोल आ जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर देखो उसके बाद में क्या करना है, ये सेकंड लॉ ऑफ फेराडे जो है वो लगा देना। द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट जो है, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके लिए मोल भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने सेकंड लॉ जो फेराडे है वो लगता है, और ये एनसीईआरटी में इन्होंने बता दिया कि किस टाइप से लगेगा। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास ऑफ मेटल जो है वो डिवाइड कर लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कैटाइन, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसी चीज़ को देख लो, सबसे पहले हमने क्या निकाला, मोल निकालिए, ये आ गया हमारा 1/4 मोल। अब यहाँ पर 1/4 जो मोल निकाला है उसको फेराडे सेकंड लॉ लगा देंगे। अब 1/2 लॉ लगा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे सामने, यहाँ पर जो वेट निकालना है वो किसका, AG का निकालना है, तो वो आ जाएगा हमारा 108। 108 को डिवाइड करेंगे तो हमारे सामने जो निकल कर आएगा वो कितना आएगा, या उसका 108 ही निकल कर आ जाएगा। जो इसको सोल्व करोगे पूरा, यहाँ पर जो आएगा कि वो कितना डिस्प्लेस कर पाएगा वो भी 108 निकल कर ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे सामने सिंपल जो है वो 108 अगर करना है तो यहाँ पर इसका 108 वाला जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2015 का। 2015 का क्वेश्चन है, ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एनर्जी ऑफ कंब्यूशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन एंड मीथेन डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रोजन और मीथेन वगैरह को डायरेक्टली एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो चीज़ है, डिवाइस है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डायनेमो, निकल कैडमियम सेल या फिर फ्यूल सेल। तो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। फ्यूल सेल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, गैल्वेनिक सेल दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंब्यूशन ऑफ फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एक्सेट्रा डायरेक्टली एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ से डायरेक्टली जो वो निकल कर आ जाएगा कि ऑप्शन डी। ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट जो लाइन थी वहीं से उठाया गया था, और ये यहाँ पे जो आंसर मैंने आपको बता दिया ऑप्शन डी आएगा। चलिए भैया नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 2016 का फेज 1 में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। अब यहाँ पे क्या बोला है, द प्रेशर ऑफ H2 रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0 इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन। तो इन्होंने बोला है कि प्रेशर ऑफ H2 को कितना रिक्वायर होगा कि यहाँ पर उसका इलेक्ट्रोड जो है वो 0 करना है प्योर वाटर के अंदर। तो कितना जो है वो हमें प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। अब सिंपल देखो यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगेगी। अब यहाँ पे नस्ट इक्वेशन में क्या आता है हमारे सामने, जो ई सेल है वो हमारे सामने क्या होता है, E0 माइनस RT ओवर NF लॉग। अब यहाँ पर जो है वो लोग, यहाँ पर तो हमें क्या लेना है, प्रेशर लेना है इस बार। यहाँ पर वैसे तो कंसंट्रेशन ली जाती है, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया, प्रेशर दिया गया है, तो हम वो क्या निकालेंगे, प्रेशर दिया गया है और प्रेशर ही निकालना है। तो बस यहाँ पर इतना ही चेंज करना है। अब देखो यहाँ पर ये रहा, तो हमारा जो ई सेल था वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नोट जो हमारा 0 है, माइनस 2.3/2 ये वाला हो गया। लोग अब हमें यहाँ पे क्या लेना है, प्रेशर लेना है। मैंने आपको बता दिया था ना कि हमें प्रेशर दिया है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, प्रेशर ही लेंगे। और फिर हम इसको जब सोल्व करेंगे तो log 1 = 0 होता है, वो उसको ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर अप्लाई कर देंगे। तो log 1 = यहाँ पर 1 आ जाएगा, और फिर log 1 = 0 करेंगे तो pH = 10⁻⁷ का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि होता है हमारा 10⁻⁻14 ATM। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 10⁻⁻14 ATM।
एटमॉस्फेरिक रेशियो, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर हो गया, सिंपल वही नेक्स्ट इक्वेशन लगानी थी, बट इस बार कंसंट्रेशन की जगह जो था वो हमें प्रेशर अप्लाई करना था। चलिए भैया अब आदत कर लेते हैं 2016 के फेज 2 के आए हुए क्वेश्चन की। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, यहाँ पर 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस पूछा है और करंट हमारे पास में दे दिया है, मतलब हमारे पास में क्वांटिटी दे दिया है, करंट दे दिया है, और हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, 220 मिनट, 330 मिनट, 55 मिनट और या फिर 110 मिनट। ओके भैया, तो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो एग्जाम्पल 3.10। अब यहाँ पर क्या चीज़ चेंज है मैं आपको बता देता हूँ। देखो ए सॉल्यूशन दे दिया है, इलेक्ट्रोलाइट 10 मिनट दे दिया है, करंट ऑफ दे दिया है, व्हाट इज़ द मास ऑफ। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल जो है उसमें हमें मास निकालना है, ठीक है, और हमें टाइम दे दिया गया है। बट इस क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, जो हमारा नीट वाला क्वेश्चन था वहाँ पर हमें मास दे दिया गया है और ये करंट दे दिया गया और टाइम पूछा है, बस इतना चेंज करना है। तो अगर ये वाला एग्जांपल आपको सोल्व करना आ गया तो आप ये वाली चीज़ जो है वो भी आप सोल्व कर लोगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर देखते, देखो सिंपल एक ही फॉर्मूला लगेगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी। अब हमें निकालना क्या है, टी निकालना है, तो क्यू डिवाइड बाय आई आ जाएगा, वेयर क्यू जो है वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस फेराडे कितना करते हैं, 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन हो गए वो 2 हो गए। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0.1 मोल के लिए कितना होगा, 0.1 इंटू 2 इंटू एफ कर देंगे, तो यहाँ से हमारा जो सिंपल आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो 0.2 निकल कर आएगा, तो हमारे सामने आ जाएगा 110 मिनट्स। तो यहाँ पर कितने निकल कर आएंगे, 110 मिनट्स जो है वो सोल्व करेंगे इसको ओपन कम्प्लीटली, तो यहाँ पर इतना टाइम जो है वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, ओके भैया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन फिर से दे दिया गया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोसाइड बाय करंट 1 एम्पियर इन 60 सेकंड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है और हमसे पूछा कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब देखो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें ये दे दिया गया है, तो सिंपल है कि हमें यहाँ पर जो इस बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो पिछले क्वेश्चन में भी लगा था, सेम वही लगेगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी। और मैंने आपको बताया था टी इज इक्वल टू क्या करना था, क्यू इज इक्वल टू आई कर देना था और फिर उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना था। अब हमसे क्या पूछा गया था कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ऑफ द 1 मोल ऑफ, यहाँ पर जो है वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को एन से निकालते हैं, मतलब वो मोल वाला कंसेप्ट निकालते हैं। तो ये भी यहाँ पे एनसीईआरटी में सारा जो है वो इक्वेशन दी हुई है, तो इस टाइप से हमें पता होना चाहिए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो, सेम इस टाइप का इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.10 है एनसीईआरटी के अंदर। देखो लिखा है, करंट है 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। मतलब अगर आप यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे करंट दे दिया, टाइम दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने क्यू इज इक्वल टू क्या था, आई टी था, तो यहाँ पर हमारे क्या सामने क्या दे दिया, आई दे दिया है और टी दे दिया है। अब क्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर इसी टाइप से अगर ये वाला क्वेश्चन निकाल पाओगे तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी था हमारा, तो यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू और क्या होता है, एन ई होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन इंटू ई चार्ज हो गया हमारा। तो एन निकालना था हमें, तो एन निकालना था तो इस टाइप से निकाल लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 3.75 इंटू 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन हमारे सामने कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट है। क्लियर हो गया, तो इस टाइप से हम जो है वो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2016 का फेज 2 का क्वेश्चन है, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। क्यों, इन्होंने बोला है कि जिंक होता है उसको हम आयरन के ऊपर कोट कर सकते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन करने के लिए, बस इसका रिवर्स नहीं हो सकता है, यानी जिंक के ऊपर हम आयरन जो है उसको नहीं डाल सकते हैं। ऐसा क्यों है, जिंक का लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है देन आयरन, या फिर जिंक का हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है, या फिर जिंक लाइटर देन आयरन होता है, या फिर जिंक एज लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो सिंपल देखो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो जिंक यहाँ पर है और आयरन यहाँ पर है, तो जिंक का क्या है, लोअर है, नेगेटिव के अंदर है, तो इसी वजह से यहाँ पे ऐसा होता है। लिखा हुआ है देखो, जिंक हैज ए हायर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल देन मोर इज द रिएक्टिव देन द Fe, इट इज कोटेड ऑन आयरन सब्सटेंस टू प्रोवाइड्स अगेंस्ट द रस्टिंग एज प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, बट इन रिवर्स दैट इज Fe कैन नॉट बी कोटेड ऑन जिंक एज कोरोजन विल अकर इन अबव जिंक डिस्प्लेस Fe फ्रॉम इट्स सोल्ट सॉल्यूशन। अगर ऐसा होगा तो जिंक क्या कर देगा, उसको आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसी वजह से ये रीजन आएगा, क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो आपके सामने पूरा जो वो कंसेप्ट दे दिया गया है। तो जिंक का क्या है, हायर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, मतलब जिंक जो है वो ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है देन द आयरन। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। टेबल में देख सकते हो यहाँ पर कितना दिया है, जिंक का कितना है, जिंक का है -0.76, जबकि अगर आप आयरन का देखोगे तो प्लस है 0.77, तो इसका ज़्यादा नेगेटिव है, हायर नेगेटिव। ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ लेना, हायर नेगेटिव वाला लगा हुआ है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2016 फेज 2 का ही एक और क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर पर क्यूबिक, सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी 18। तो मोलर कंडक्टिविटी पूछा है हमसे कि मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा। सिंपल है, देखो यहाँ पर मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी वाला जो फॉर्मूला है ये एनसीईआरटी में यहाँ पर दिया हुआ है, यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है, मोलर कंडक्टिविटी जो K/C, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो सिंपल यही वाला फॉर्मूला हम जो है वो क्वेश्चन में लगा देंगे। तो यहाँ पर K भी दिया हुआ है, C भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर K क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी होती है, C क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन हमारे पास में 0.5 दी हुई है
और के हमारे पास में 5.76 दिया हुआ है। तो यहाँ पर सिंपल कंसंट्रेशन और दोनों चीज़ें दी हुई है, उसको अप्लाई कर देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा 11.52 आ जाएगा। 11.52 वाला जो ऑप्शन है वो हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। तो 11.52 वाला हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2016 फेज 2 का, मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 फेज 2 में। इफ़ द ई नोट, अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, इससे पीछे वाला, तो वो आपका रिडोक्स रिएक्शन से भी आप कर सकते हो। रिडोक्स रिएक्शन के अंदर जो रिडोक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है उसमें भी वो टेबल दी हुई है, तो वहाँ से भी हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है, तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला कंसेप्ट होता है। Okay, if the E naught cell of for a given reaction has a negative value, which of the following gives the correct relationship for the value delta G और K equilibrium हमसे पूछा है। इन्होंने बोला है कि जो E naught सेल है उसकी वहाँ पे वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। मतलब जो E naught सेल है वो नेगेटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो डेल्टा G और K इक्विलिब्रियम क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्या कुछ होगा। ओके भैया, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जो ई नोट है वो क्या है, नेगेटिव है। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के, ये तो हमारा इक्विलिब्रियम वाला हो गया। और यहाँ पर सिंपल ई नोट वाले में लगाना है तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट, ये दोनों हमारे फॉर्मूले जो है वो लगाने हैं। तो यहाँ पर सिंपल हम ये वाले दोनों फॉर्मूले लगा लेंगे। सबसे पहले देखो डेल्टा जी एन एफ ई नोट, अगर ई नोट नेगेटिव है तो हमारा डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरा क्या था, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के था। तो अब यहाँ पर अगर ये वाला हमारे पास में पॉजिटिव होगा, तो अगर यहाँ पर ये वाला क्या हो गया हमारा पॉजिटिव होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा के को नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी हम माइनस माइनस आके नेगेटिव होंगे। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव है और डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है। तो इस टाइप से हमारा देख सकते हो डेल्टा जी पॉजिटिव और जो कि इक्विलिब्रियम है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो इस टाइप से हमारे जो है वो दोनों निकल कर आ जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए भैया नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो 2017-18 में क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्टली अब क्वेश्चन आ चुका है 2019 का। फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन ई नोट जो है वो 0.598 है, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। सिंपल है, हमारे पास में सेल इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन ई नोट दे दिया है और हमसे क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। -2.3 RT और एफ जो है वो इतना हमारा सिंपल डायरेक्टली दिया, टेम्परेचर हमें दे दिया। जो अभी फॉर्मूला बताया था वही लगेगा। अब देखो सेम एग्जाम्पल है 3.2, एग्जाम्पल 3.2, अगर ये वाला एग्जाम्पल आप कर पाते हो तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। देखो सेम दिया हुआ है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर ये दे दिया गया, ई नोट दे दिया गया है और यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन दे दी गई है। यहाँ पर 0.059/2 दे दिया गया है। तो कैसे हमें निकालना है 0.4 वोल्टेज, लोग कैसे हम निकाल लेंगे 15.6। तो यहाँ पर इस टाइप से मतलब यही सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर आप इसको कर पाओगे, बस वैल्यू चेंज हो गई है, तो अब ये वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे। यहाँ पर देखो ई नोट ई सेल इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी और लॉग एफ, इसको हमारे पास में डायरेक्टली इतना दे दिया गया था, लॉग क्या हुआ हमें निकालना था। तो यहाँ पर ये 0 इक्वल टू -2.33, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा की पावर 10। तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 × 10 की पावर 10। तो 1 × 10 की पावर 10 वाला जो है वो हमारे सामने आंसर निकल कर आएगा, दैट इज़ द ऑप्शन सी। क्लियरली एग्जाम्पल्स अगर आप करते हो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको पता चल चुका होगा कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का। फॉर द सेल रिएक्शन, ये हमारे सामने सेल दिया है, इसके रिएक्शन दिया है। द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछा है हमसे। यहाँ पर ई नोट दे दिया है 0.25, टेम्परेचर वापस दे दिया गया है। तो यहाँ पर पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा था और अब हमसे क्या पूछा है, डेल्टा जी वाला। वो तो डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई नोट वाला। तो हमारे सामने ई नोट दे दिया गया है, एन हमसे यहाँ पे निकाल नहीं लेंगे कितने हो गए, और एफ हमारे पास में पता है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करके और हम निकाल लेंगे। तो एफ ये दे दिया गया है, ई नोट दे दिया गया है, बस एन इसे रिएक्शन से पता लगाना है। तो सिंपल हमें ये वैल्यू पुट करके ये करना है। तो देखो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.1, द सेल इन विच द सेल रिएक्शन, ये रिएक्शन हो रही है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इन इक्विलिब्रियम कौन से। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें निकालनी है। ई नोट हमारे सामने दे दिया गया है, फेराडे हमें पता है, और ये साली इसी टाइप से सेम रिएक्शन जो वो इस टाइप से दी हुई है। तो अगर आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 कर पाते हो तो नीट का ये वाला क्वेश्चन भी कर पाओगे। अब भी नहीं हो रहा, दूसरा क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल 3.3, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इतना दे दिया गया, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी पूछा, ये रिएक्शन दे दी गई है, -NF ई नोट वाला फॉर्मूला लगेगा, एन निकालना है, एफ और ई दे दिया गया। अब भी हो जाएगा, अब तो होना ही चाहिए, सिंपल है। तो यहाँ पर जो एन हमारी वैल्यू कितनी है 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जो दिया हुआ था, और हमारा क्या आ जाएगा -46.32 किलो जूल। किलो जूल याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी आप देखोगे कि यहाँ पर जो है वो -46.2 है, प्लस भी 46 है किलो जूल। तो यहाँ पर ये किलो जूल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। क्लियर है? तो ये माइनस में निकल कर आएगा था हमारा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए भैया अब हम आ चुके हैं 2020 के क्वेश्चन में। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड।
तो एनोड पे हमें कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं किसका, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, और क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। तो हमें बताना कि एनोड पे हमें कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, H2S मिलेगी, SO2 मिलेगी या फिर हाइड्रोजन मिलेगी। तो क्या ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, देख सकते हो आपके सामने प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोसाइट लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइट एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड। इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, यानी प्लेटिनम और गोल्ड वगैरह इलेक्ट्रोड दिया गया है, इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ये तो वाले केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। फिर अगर सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, आगे लिखा है देखो, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैच इक्वेशन इन द अकाउंट कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड द फॉलोइंग प्रोसेस आर पॉसिबल एट एनोड। तो एनोड पे ये वाला प्रोसेस होता है और यहाँ पर जो क्या निकलता है, O2 निकल रहा है, यानी ऑक्सीजन गैस निकल रही है। ये आपका एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन दिया हुआ है। तो कौन सी गैस निकलेगी एनोड पे, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये वाली जो रिएक्शन आप देख सकते हो एनोड पे H2O और H2O4+, तो यही हमारी निकल रही है H2O और H2O4+। तो क्लियर है, आपको ये वाली चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो एनसीईआरटी में से आपने देख चुके हो कि आपके सामने है। पहली वाली जो सीरीज़ थी वहाँ पे मैंने पेज नंबर बताए थे, तो बहुत स्टूडेंट कहते थे कि दिखाओ, तो यहाँ पे अब आपको ये चीज़ भी इंप्रूव कर दी है। द नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 एटॉमिक मास जो है वो कैल्शियम का 40 ग्राम दे दिया गया है और 2020 का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ फेराडे पूछ रहा है कितना होगा। नंबर ऑफ फेराडे तो आपको पता है कि कितना होगा, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और मोल पे, मोल पे और आपका इलेक्ट्रॉन पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मोल तो आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब उसके बाद में जो है वो आपका क्या निकलेगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। देखो सेम कॉपी पेस्ट किया गया है। नंबर ऑफ फेराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑफ मोल्टन स्टेट। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है आपका 3.13। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2। एज इट इज़ कॉपी पेस्ट है, नीट 2020 के अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.13। अब ये देख सकते हो आपके सामने है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, अगर कहीं बीच में से आया हो तो वो भी दिखा रहा हूँ। सिंपल है, सबसे पहले हमारे सामने मैंने आपको बता दिया मोल निकाल लेंगे, और मोल निकाल लेंगे तो मोल तो हमारा जो है वो 1/2 आया था, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 20/40 वो मोल निकाल लेंगे। तो वो यहाँ पर देखो सिंपल है, आपका ये वाली रिएक्शन हो गई। और फिर यहाँ पे जो है वो हम इलेक्ट्रॉन देख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन 2 है इंटू 1/2 है, तो यहाँ पर हमारा फेराडे कितना निकल कर आएगा, फेराडे हमारा आएगा 1 फेराडे, क्योंकि देखो सिंपल मोल कर लो और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 इंटू 2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 फेराडे रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ से हमारा आंसर जो वो साफ साफ निकल कर आ जाएगा, दैट इज़ द ऑप्शन डी। क्लियर है, अब तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, जो कोविड के अंदर दोबारा से एग्जाम हुआ था उसकी क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग हैंग टॉप पोजीशन इन द EMF सेल अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। यहाँ पर टॉप पोजीशन EMF सीरीज जो है उसके अंदर टॉप पोजीशन हमसे पूछा है कि किसका है, तो AU MG K और FE है। तो AU MG K और FE है, तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हो टॉप पे है AU और यहाँ पर FE यहाँ पर है, MG यहाँ पर है और K यहाँ पर है। तो AU जो है वो टॉप पोजीशन पे है एज इट इज़। अगर आपको पता होगा AU की वैल्यू प्लस में है 1.4 यहाँ पर, FE की माइनस में 0.4 यहाँ पर, और सबसे नीचे है जो K है, ये आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा। तो एज इट इज सबसे टॉप में जो है वो कौन सा है, AU वाला। तो यहाँ पर हमारे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, एनसीईआरटी की टेबल ये वाली देख चुके हो। चलिए भैया नेक्स्ट बात करते हैं, 2020 में कोविड का ही क्वेश्चन है। टिपिकल फ्यूल सेल के अंदर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बताते हैं, यानी मतलब रिएक्टेंट की साइड कौन से और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमें बताना है। किसके अंदर बताना है, फ्यूल सेल के अंदर। एनसीईआरटी में आ चुके हैं, ये हमारा फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल की रिकॉर्डिंग है। ओवरऑल रिएक्शन ये वाली होती है, तो हमारी ये वाली रिएक्टेंट होती है, इस साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं, इस साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं। तो H2 और O2 मिलकर H2O बना रहा है, H2O लिक्विड बना रहा है, ये गैस ये भी देख लेना। तो ये वाली हमारे आनी चाहिए, तो यहाँ पर 2H2O H2O2 और हमारा H2O लिक्विड बनेगा, दैट इज़ द ऑप्शन डी हमारा आना चाहिए, H2O2 और यहाँ पर H2O। नहीं, ऑप्शन डी नहीं आना चाहिए, सॉरी, ध्यान से देखो, यहाँ पे H2O2 लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में H2O2 है, ये नहीं आएगा। H2O2 और H2O ये वाला आएगा, हमारा ऑप्शन ए आएगा। तो ये सॉरी भाई मेरी मिस्टेक होगी पढ़ने में थोड़ा सा, तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखना है पेपर में, जल्द थोड़ा नीचे से अगर आप पढ़ने स्टार्ट करो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये वाली रिएक्शन मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखा दी है, सेल रिएक्शन आपने बता दी है, तो यहाँ पर ये वाला चीज़ आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम आ चुके हैं 2021 के क्वेश्चन में। मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl और CH3CONa दे दिया गया है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे रिस्पेक्टली। मोलर कंडक्टेंस ऑफ हमसे पूछा है CH3CO एसिटिक एसिड का पूछा है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा। NaCl दे दिया गया, HCl दे दिया गया, इनका दे दिया गया। अब सिंपल देखो इनमें से क्या निकल जाएगा, तो CH3COONa अगर हम देखें, प्लस में HCl देखें, प्लस में NaCl देखें, तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो यहाँ पे से Cl जो ये यहाँ पे चला जाएगा, और H जो है ये वाला Cl इधर 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 मुड़ के और ये बाहर चला जाएगा, और H जो इसके साथ में ऐड हो रहा है। तो यही हमारा होगा। एनसीईआरटी में देख सकते हो इस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने है, एग्जाम्पल 3.18। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाते हो, इसके अलावा अगर आप इस टाइप का भी क्वेश्चन कर पाते हो, तो आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से कर पाओगे।
3.7 और 3.8 पर 3.8 तो एज इट इज़ आप देख सकते हो सेम ऐसा ही है। NaCl HCl का दे दिया, यहाँ पर NaC जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि NaC की जगह यहाँ पर दिया है CH3CO Na दिया गया था, वो सेम इसी टाइप का एसिटिक एसिड वाला इन्होंने दिया है, इसको AC से लिख दिया है। यहाँ पर ये 126 दिया है, 4.9 दिया है, ये दिया है। यहाँ पर ये देखो तो यहाँ पर H+AC दिया है, तो यहाँ पर देखो HCl प्लस NaC और माइनस NaCl, तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू दी हुई है उसको 2 को प्लस कर देंगे और उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो एज इट इज़ हमारे सामने निकल कर आ जाएगा। मतलब यही सेम जो चीज़ है वही हमें करना है। देखो NaCl का दे दिया, HCl का दे दिया, CH3CO1 का दे दिया, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे CH3CO1 में HCl ऐड करके माइनस NaCl कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करके माइनस NaCl वाला कर देंगे, तो 390 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 390.7, तो यहाँ पर हमारा 39 आ रहा था, बट यहाँ पे 39 ये देख सकते हो आपके सामने इसी टाइप से आएगा। क्लियर है, 390 वहाँ पे आ रहा था, 390 यहाँ पे आ रहा था, 390 यहाँ पे आना चाहिए, तो 390 हमारा ये आ गया आंसर ए। क्लियर है, तो इसीलिए अब आपको पता चल चुका होगा। एग्जाम्पल वापस से, अभी भी नहीं पता चला है तो आगे और पता चल जाएगा। ओके भैया, देखो अगला क्वेश्चन है 2021 का है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 m एसिटिक एसिड इज 20 और मोल पर यहाँ पर दिया व्हाट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है और ये हमें यहाँ पर दे दिया गया है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वो यहाँ पे NCERT में देखो सेम दिया है। अब ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे तो आपका आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो द कंडक्टिविटी ये दे दिया गया, एसिडिक एसिड की इतना होता है, कैलकुलेटेड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमसे पूछा है, एसिडिक एसिड की ये वाली चीज़ दे दी गई है। तो सेम इसी टाइप से है, ये हमें मोलरिटी दे दी गई है और यहाँ पर ये कंडक्टिविटी दे दी गई है और हमसे ये चीज़ें अलग अलग दे दी गई है और हमसे ये पूछा है। मतलब सिंपल, अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया तो आपका एग्जाम्पल 3.9 ये वाला क्वेश्चन हो गया तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो सिंपल है, ये जो फॉर्मूला है यही हमें यहाँ पे पुट करना है और ये जब हम पुट करेंगे तो k = C अल्फा माइनस में 1 में अल्फा स्क्वायर कर लेंगे तो 7 × 10⁻³ तो यहाँ पर ये वाला हमारा आंसर जो निकल कर आ जाएगा दैट इज़ द 1.7 × 10⁻³ वाला ऑप्शन बी जो है वो हमारे इसका पूरा सोल्व करेंगे तो निकल कर आएगा। क्लियर है, ओके भैया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा आ चुका है 2022 का क्वेश्चन। 298 द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमारे पास में दे दिया गया है, कॉपर का, जिंक का, आयरन का, Ag का इतना इतना दे दिया गया। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट अकर। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन नहीं होगी अकॉर्डिंग टू। देखो वैसे ये क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन से है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन वाला कर पाओगे तो भी आप ये कर वाला क्वेश्चन कर पाओगे, बट यहाँ पर देख लेते हैं। देखो मैंने बताया था ना रिडॉक्स रिएक्शन से है। देखो रिडॉक्स रिएक्शन का दिया है, ये जो मैं अभी आपको NCERT शो कर रहा हूँ ये रिडॉक्स रिएक्शन से शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनका इन्होंने दिया है पूरे ये एज ए मैटर ऑफ द फैक्ट बाय ऑलरेडी सर्टेन कंपेरिजन बाय कंपेरिजन। यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, रिंक, जिंक, यहाँ पे देखो तो यहाँ पर इनकी जो रिएक्टिविटी दी हुई है देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी दी है, मतलब जो जितना ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो उतना ही आसानी से क्या कर पाएगा, रिएक्शन कर पाएगा। तो इनमें से जिंक, कॉपर और सबसे लेट जो रिएक्शन कर रहा है वो Ag करा है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर पूरा दिया हुआ है, मेटल एक्टिविटी सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर ये पूरा दिया हुआ है। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने लगा दिया था जिंक FeCu Ag, यहाँ पर जो NCERT में दिया था उसी टाइप से है। अब आगे देख लो, इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर आता है। मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन पे, बट यहाँ पर जो Ag जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर ये जो Cu है इसके साथ में रिएक्शन करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि Ag जो है वो लेस रिएक्टिव है, तो ये वाली रिएक्शन जो है वो होगी ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है वो जो Ag वाली रिएक्शन है CuSO4 Ag वाली, ये वाली रिएक्शन हमारी यहाँ पर होगी ही नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए भैया 2022 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द EMF ऑफ द सेल फॉर द रिएक्शन। तो यहाँ पर EMF निकालना है, वापस पे E नोट दे दिया गया है और हमारे सामने जो है वो निकल करने आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना निकल कर आएगा वो वाली चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले देखो सेम इसी टाइप का है, आप देख सकते हो कॉपी पेस्ट किया गया है, बस वैल्यू चेंज की गई है। कैलकुलेट द एम ऑफ द सेल इन विच ऑफ द सेल इन रिएक्शन ये दिया गया है और ई नोट हमारा 1.0 दिया गया है। यहाँ पे आप मोलरिटी वगैरह देख सकते हो, इनकी मोलरिटी इतनी है, इसकी मोलरिटी इतनी है, यहाँ पर निकल वगैरह, बस ये इतना ही वैल्यू चेंज की गई है। बाकी एज इट इज़ क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5। आप देख सकते हो यहाँ पे भी मोलरिटी दी गई है, Ni2Ag दे दिया गया, यहाँ पे भी 2Ag दिया गया, यहाँ पे 0.002 था, यहाँ पे 0.001 कर दिया गया और वहाँ पे 0.16 था वो कर दिया गया। बट ई नोट जो सेल है वो यहाँ पर सेम लिखा गया, वहाँ पे 1.05 था, यहाँ पे 10.5 है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ओके अब यहाँ पर जब इसका इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, द नेक्स्ट इक्वेशन में EMF इनका कैलकुलेट करना है, मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3.5। अगर ये भी कर पाते हो तो भी आपका वो क्वेश्चन हो जाएगा, इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर पाते हो तो भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर नहीं हो रहा तो सिंपल देखो, इसको सोल्व कर लो। E नोट माइनस ये वाला वैल्यू पुट करेंगे, पूरी वैल्यू पुट करके सोल्व निकालेंगे तो 10.4 आएगा। अब इन्होंने मुझे लगता है जो ऑप्शन दिए हैं ना
ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन है ही नहीं 10 पॉइंट वाला। इन्होंने या तो इन टेक्स्ट वाला एक्सरसाइज वाला डायरेक्टली दे दिया, वैल्यू चेंज तो कर दी है यहाँ पे क्वेश्चन में और आंसर में करना भूल गए होंगे। तो यहाँ पे 10.4 जो है वो निकल कर आ रहा है और 10.4 आप देखोगे यहाँ पर किसी में भी नहीं है, 10.4 किसी में भी नहीं है, तो इसलिए बोनस मिला था क्योंकि इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं था। क्लियर है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, गिवन बिलो द हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पर दे दी गई है, एमओ ने यहाँ पे सिंपल ये हाफ रिएक्शन दे दिया है। विल द परमैग्नेटेड आयन MnO4 माइनस जो है वो लिबरेट ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। इन्होंने पूछा कि जो परमैग्नेट आयन है MnO4 माइनस, क्या वो वाटर की एसिड की प्रेजेंस में जो है वो वाटर से ऑक्सीजन जो है उसको रिमूव करेगा या नहीं करेगा, मतलब उससे ऑक्सीजन को निकालेगा या नहीं निकालेगा। पहला तो ये पूछा है और दूसरा क्या पूछा है हमसे, EMF पूछा है। तो यहाँ पर EMF निकालना है सिंपल, E0 मतलब निकालना है। तो E0 तो वही था राइट माइनस लेफ्ट यानी कैथोड माइनस एनोड, और ये दो वैल्यू दी गई है, इसको इससे माइनस करके हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले और यहाँ पर देखो रिएक्शन वाला बता देता हूँ आपको अब। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हमारी MnO4 वाली रिएक्शन थी ये यहाँ पर दी गई है कि Mn + H2O बनता है। फिर ये जो H2O वाला है वो यहाँ पे ऑक्सीजन निकालता है, तो यहाँ पर ये चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए। ये रिएक्शन तो यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा देखो यहाँ पर जो राइट माइनस लेफ्ट वाला था ये NCERT में यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। तो जो हम निकालेंगे E0 माइनस होगा तो वो तो वाला तो हमारा आ जाएगा प्लस में 0.28, ये तो क्लियर हो गया 0.0287। और जहाँ पर क्या ऑक्सीजन रिमूव करेगा तो विल अकर फ्रॉम द बोथ द हाफ द सेल रिएक्शन द कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है निकलेगी। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा कि पहले देखो वैल्यू याद रखना 0.287, तो 0.827 प्लस में था, ठीक है। और यहाँ पर येस बिल्कुल निकलेगी, तो हमारे सामने आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो है वो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। ओके भैया नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारे पास में 2022 में दोबारा से एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ द सेल रिएक्शन। यहाँ पर पूछा है हमसे वापस से कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो हमें दे दिया 1.1, तो वापस है डेल्टा G इक्वल टू माइनस में NF E0 दे दिया गया, F दे दिया गया, N हम इस रिएक्शन से निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे एज इट इज़, हमारा जो निकल कर आ जाएगा। एग्जाम्पल 3.3 कॉपी पेस्ट, एग्जाम्पल 3.3 कॉपी पेस्ट, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, नोट वैल्यू भी चेंज नहीं है। ये चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो 1.1 दिया गया, यहाँ पे 1.1 दिया गया, यहाँ पे जिंक प्लस U+2 दिया है, यहाँ पे जिंक प्लस U2 दिया है। ये डेल्टा G इक्वल टू माइनस NF का निकल कर आ रहा है, माइनस में 212.27 किलो जूल आ रहा है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो -2.2 -2.227, ये ओनली जूल है, ये किलो जूल है, तो क्या आएगा किलो जूल वाला। 2022 में तो दोबारा एग्जाम हुआ था, एग्जाम्पल दे दिया कॉपी पेस्ट, वैल्यू भी चेंज नहीं की है। चलिए भैया हमने यहाँ पे देखो एज इट इज़ हमने निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। 2022 का ये एक और क्वेश्चन है, 2 हाफ सेल रिएक्शन दे दी गई है, ये वाला स्टैंडर्ड EMF। अब तो आपको याद ही हो गया होगा EMF कैसे निकालेंगे, कैथोड माइनस में एनोड या फिर हम जो राइट माइनस लेफ्ट ऐसे करके निकालते हैं। तो ये वाला सेम फॉर्मूला लगेगा, ये यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, राइट माइनस लेफ्ट या फिर कैथोड माइनस एनोड, और वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 3.47 जो वो निकल कर आ जाएगा। तो 3.47 जो निकल कर आएगा पॉजिटिव में, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। 2023 का क्वेश्चन आ चुका है, अब हम 2023 में एंटर कर चुके हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट 1 लेवल एसेसन रीजन। क्वेश्चन दिया गया है इन इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू माइनस m। इन्होंने बोला है कि वैल्यू ऑफ डेल्टा G हो तो n पे डिपेंड करती है। एसेसन बोला है डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस m है, तो डेल्टा G जो है n पे डिपेंड करेगी, ये तो साफ दिख रहा है। रीजन बोला है कि ई सेल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल्टा G जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये चीज़ हमें याद रखना है। अब ऑप्शन तो हम बाद में देख लेंगे, पहले ये दोनों स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या NCERT में दी हुई है। बिल्कुल दी हुई है, एज इट इज़ दी हुई है, कॉपी पेस्ट दी हुई है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स फ्री एनर्जी वाले में सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस m। आगे देखो पूरा पैराग्राफ रीड करते हो, ध्यान से देना। इट मे बी रिमेंबर दैट द ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर, हो गया, बट डेल्टा G इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडाइनिक प्रॉपर्टी। ये चीज़ क्लियर होगी। वैल्यू ऑफ डिपेंड ऑन n, तो यहाँ पर डेल्टा G की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, n पे डिपेंड कर रही है। तो एज इट इज़ लाइन ने यहाँ पर साफ मेंशन की गई है और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी बता दी गई है। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बोथ A एंड R ट्रू है और R जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऐसा हमारे पास में ऑप्शन जो है वो B है, तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर यहाँ पे ये सॉल्यूशन भी आपको दे दिया गया, तो आप ये भी देख सकते हो। चलिए भैया 2023 का अगला क्वेश्चन है कंडक्टिविटी ऑफ सेंट्रीमोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl जो वो 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना है। रजिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग सॉल्यूशन 25 डिग्री 60 ओम है। द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट हमसे पूछा है। तो क्या दिया गया है, सबसे पहले रेजिस्टेंस दे दिया गया है और कंडक्टिविटी दे दी गई है। तो सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 को और रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय रजिस्टिविटी, तो क्या आ जाएगा, सेल कांस्टेंट आ जाएगा। नहीं आएगा, ये लिया आपके सामने है। एग्जाम्पल 3.14 प्रस्तुत करते हैं।
तो ये सर यहाँ पर देख सकते हो आपका सेल कांस्टेंट जो होता है वो कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस होता है, यानी कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई कर दो रेजिस्टेंस से तो सेल कांस्टेंट आ जाता है। अगर इस एग्जांपल पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो ये वाला कर लोगे तो 1.26 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.26 आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। अब तो आपको यहाँ पे बहुत आसानी से पता लग रहा होगा कि कितना एनसीईआरटी से आता है, क्या कुछ आता है, ये चीज़ें आपको पता लग गई हो। चलिए भैया अब हम बात करते हैं 2023 के लिए जो मणिपुर स्टेट के लिए अलग से एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज विद द डाइल्यूशन ऑफ द आयन। यहाँ पर ये जो है वो फॉर्मूला दे दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। हमसे पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। दिस इक्वेशन अप्लाई टू बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक, नहीं ओनली स्ट्रॉन्ग के लिए अप्लाई होती है, वीक के लिए अप्लाई नहीं होती है। वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है। वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इज सेम फॉर बोथ BaCl2 एंड MgSO4, नहीं ऐसा नहीं होता है। वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट इज सेम फॉर बोथ BaCl एंड MgO2, बिल्कुल सही है। अब कैसे है कैसे नहीं है, तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट आपकी सही है नहीं है। क्या ये एनसीईआरटी में दी हुई है? दी हुई है, बिल्कुल दिया हुआ है। ये रहा आपके सामने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ लो। सबसे पहले तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो एज इट इज़ है, बस यहाँ पे अंडर रूट को जो है वो पावर हाफ लगा दिया और कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। आगे देखो, इट कैन बी सीन दैट इफ द प्लॉट एट डेल्टा एम, जो यहाँ पर अभी मेन वाली चीज़ है, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए जो है गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड, यहाँ पर वो सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट, द चार्ज ऑन द सॉल्यूशन, यहाँ पे उन्होंने ये बोल दिया है। NaCl CaCl MgSO4 ननी की वैल्यू ये होती है, ऑल इलेक्ट्रोलाइट पर्टिकुलर है द सेम वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ पर ये इन्होंने बता दिया है। एमंग द गिवन स्टेटमेंट बोथ बी एंड डी आर करेक्ट है, बी एंड डी मैंने पहले ही बता दिया था, बी एंड डी करेक्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए भैया एनसीईआरटी में दिया वहाँ से आया हुआ है। 2023 मणिपुर स्टेट के लिए वापस से है, ये मफ पूछा है कितनी बार हमने ये सेम टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला आपको जरूर करके जाना है। R-L वाला, कैथोड माइनस एनोड वाला, ये वाला कर लोगे, कैथोड माइनस एनोड कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 1.77, तो प्लस में 1.77 वाला जो है वो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम आ चुके हैं 2024 में। अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो 2024 का क्वेश्चन है, याद रख लेना। लिस्ट हमें मैच द कॉलम करना है। 1 मोल ऑफ H2O टू O2, H2O को हम कन्वर्ट करें O2 में, 1 मोल ऑफ MnO4 को कन्वर्ट करें Mn+2 में, हाफ मोल 1.5 मोल जो है वो कैल्शियम को कर रहे हैं मोल्टन CaCl2 में, और 1 मोल FeO को कर रहे हैं Fe2O3 में। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3.14, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है दो। तो देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O टू O2 और 1 मोल ऑफ FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट करें। देखो 1 मोल ऑफ FeO Fa23 वाला कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ H2O2 ये वाला, दो तो एज इट इज़ एनसीईआरटी से निकल कर आ गए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए, कॉपी पेस्ट आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर फेराडे वाला जो है वो एग्जाम्पल 3.10 के ऊपर वाला एक पैराग्राफ में पूरा बताया कैसे होता है। इट इज ऑब्वियस दैट 1 मोल ऑफ Mg+2 एंड Al+3 इक्वायर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2f एंड 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आ जाएगा 3f। तो मतलब यहाँ पर मोल और इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, मतलब मोल एंड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा कितना फेराडे आएगा। द चार्ज पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोसेल न्यू प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ पर ये पूरा बता दिया गया। ये चीज़ क्लियर होगी। मतलब हमें यहाँ पे जो फेराडे है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक तो हमारा होगा मोल पे और एक होगा हमारा इलेक्ट्रॉन पे। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, बस इतना याद होना चाहिए तो हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो H2O2 के अंदर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, मोल कितना है, एक ही है तो 2 आ जाएगा। इसके अंदर हमें 5 इलेक्ट्रॉन है, मोल कितना है, केवल एक ही है तो 5 आ जाएगा। इसके अंदर मोल्टन CaCl में मोल कितने है, 1.5 है, बट इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 × 1.5 अगर आप करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो ये चीज़ है आपको, जहाँ पे टोटल 3 आएगा। अब आप कहोगे कि 3 कैसे आएगा, 2 × 1.5, तो यहाँ पर 3 ही आएगा, करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मोल कितना है, 1 है, तो 1 फेराड आ जाएगा। तो पहले वाले का 2531 आएगा, तो 2531 वाला ऑप्शन हम देख लेते हैं। पहले वाले का 2 आएगा, फिर यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। मतलब ए का 2 जा रहा है, ए का 2 इन दोनों में जा रहा है, इनमें नहीं जा रहा है। बी का हमारा 4 जा रहा है, बी का हमारा 4 जा रहा है, सी का हमारा फर्स्ट जा रहा है और डी का हमारा थर्ड जा रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो वो निकल कर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ओके भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2024 का। 2024 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास इन ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट बाय पासिंग इतना एम्पियर करंट थ्रू ए वोल्ट मीटर कंटेनिंग कॉपर सल्फेट टाइम के लिए। क्या इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जहाँ पे हमें जो है वो करंट दिया गया है और टाइम दिया गया है और हमसे मास पूछा गया, मोलर मास ऑफ इतना दे दिया गया है, 1 फेराड इतना दे दिया गया है। कर चुके हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं सेम एग्जाम्पल 3.10। सोल्यूशन इतना दिया गया है, 10 मिनट दिया गया है, एम्पियर दिया गया है, मास ऑफ डिपॉजिट पूछा गया है। सेम यही चीज़ हम यहाँ पे लगानी है। देख सकते हो यहाँ पे टाइम दे दिया गया है, करंट दे दिया गया है और हमसे मोलर मास वगैरह दे दिए गए हैं। तो ये चीज़ हमें सामने निकाल के यहाँ पे लगा देनी है, एज इट इज़ हमारा आ जाएगा। क्लियर हो गया।
एग्जाम्पल 3.10 सोल्व कर पाओ। नहीं कर पा रही हो, एक्सरसाइज का 3.15, 3.16 ये दोनों कर लो। सॉल्यूशन इन्होंने दे दिया है, इतना एम्पियर करंट है इतने टाइम के लिए, हमसे पूछा कितना डिपॉजिट होगा NI। इसी टाइप से ये दे दिए गए, एम्पियर दे दिए गए, टाइम दे दिए गए और हमसे पूछा कितना डिपॉजिट होगा। ठीक है, अब अगर एक्सरसाइज का 3.15, 16 या फिर एग्जाम्पल 3.10 किया है तो आप ये कर लोगे, Z=IT करोगे और आ जाएगा हमारे पास में 0.315 वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर हो गया, बहुत आसानी से आपके सेम एज इट इज़ आएंगे। अब ये ZIT में अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये कर लो एज इट इज़, ये वाला फॉर्मूला लगा के ये एज इट इज़ कर लो तो भी वो आ जाएगा। क्लियर है, ओके भैया। अब हम आ चुके हैं जो 2024 में दोबारा से री एग्ज़ाम हुआ था कुछ स्टूडेंट के लिए, उसका क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें इस रिएक्शन के लिए इतना दे दिया गया है। कैलकुलेट द जो है वो गिव्स फॉर एनर्जी डेल्टा G = माइनस में NF E0 था। E0 हमें दे दिया गया है, F हमें दे दिया गया है, N हमें इस रिएक्शन से निकाल लेंगे, तो वही चीज़ हमें करनी है। क्लियर है, इसी टाइप का सेम एग्जाम्पल 3.3 है, उसी टाइप का हम वैल्यू कर लेंगे तो माइनस में 61 आ जाएगा 0.75। तो माइनस में 61.75 वाला हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन थे, धन्यवाद, बाय।